Everyone and welcome you all in our online classes of Shriram Public School, and here we are with the subject of economics for class 11th. So in economics subject we were studying the statistics for economics और इसकी सेकेंड यूनिट चल रही थी विच इज़ कलेक्शन प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब ये कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन में सबसे पहला स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। इसको हमने पढ़ा, कलेक्शन ऑफ डेटा से क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है और किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसमें एक मेथड आता है आपका सेंसस और सैम्पल मेथड। सेंसस मेथड जहाँ यूनिवर्स के सभी आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं अपनी स्टडी के लिए, और सैम्पल मेथड जहाँ कुछ एक आइटम्स को लेकर हम स्टडी करते हैं और उनको ही रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं हम पूरे यूनिवर्स का, मीन्स सभी आइटम्स का रिप्रेजेंटेटिव उन सैम्पल आइटम्स को मान लेते हैं। तो अब ये सैम्पल मेथड की डिटेल स्टडी हम कर रहे थे। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कितनी तरह से हम सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम देख रहे थे। और इसमें फर्स्ट वन आ गया आपका रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा था नॉन रैंडम सैम्पलिंग। कल ये मैंने आपको फ्लो डायग्राम के थ्रू ये समझाया था मेथड ऑफ सैम्पलिंग रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ये हमने कल समझने की कोशिश की थी। हाँ, तो आज फिर यहीं से क्लास शुरू करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग देखो, व्हाट इज़ रैंडम सैम्पलिंग? इट इज़ द मैथड वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। यानी ये वो मेथड है जहाँ पर कि यूनिट्स को, इंडिविजुअल यूनिट्स को आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो। उनका कोई बेस नहीं होता कि किस बेसिस पर आपने इसको सिलेक्ट किया है। जिसको मन किया उसको आपने यूनिट को सिलेक्ट करके और उसके बेसिस पर आपने स्टडी कर ली। और इसका एक और नाम होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्योंकि हर एक यूनिट की, यूनिवर्स के हर एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इक्वल होती है फॉर बीइंग सेलेक्टेड एज सैम्पल। ठीक है, it means that the chances of each item of the universe being included in the sample is equal। तो यहाँ पर इक्वालिटी होती है सभी आइटम्स की प्रोबेबिलिटी में। ये आपका हो गया रैंडम सैम्पलिंग। मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, क्या क्या मेथड होते हैं रैंडम सैम्पलिंग के? फर्स्ट वन हो गया सिंपल सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये भी मैंने कल आपको बताया था। सिंपल सैम्पलिंग कौन सा मेथड होता है? जहाँ पर कि हर एक मेथड को आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और इसमें सिंपल सैम्पलिंग मेथड या रैंडम सैम्पलिंग मेथड में अगेन वही चीज़ है कि इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी बनती है हर आइटम के सिलेक्शन की, और इस तरह से ये क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इक्वालिटी पर काम करती है। इसके भी दो मेथड हैं। फर्स्ट वन हो गया लॉटरी मेथड एंड सेकेंड वन हो गया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसको आप टिपिट मेथड के नाम से भी जानते हैं, मतलब कहा जाता है इसको, टिपिट मेथड भी बोला जाता है। और क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग साइंटिफिक प्रोसीजर है सैम्पल्स को लेने का, और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर ये काम करता है, ध्यान रखिएगा। अब हम पहला मेथड जो आज डिस्कस करेंगे वो है आपका लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड क्या होता है? ये अ रैंडम सैम्पल कैन जनरली बी सेलेक्टेड बाय दिस सिंपल एंड पॉपुलर मेथड। और ये किस तरह से किया जाता है वो भी ध्यान से सुनिएगा। ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर नंबर्ड एंड दीज नंबर्स आर रिटन ऑन आइडेंटिकल पीसेस ऑफ पेपर। ओके, यानी यूनिवर्स के जितने भी आइटम्स हैं उनको क्या किया जाता है, नंबर कर दिया जाता है, नंबरिंग दे दी जाती है। हाँ, और हर नंबरिंग का, यानी हर एक नंबर जो है वो एक पीस ऑफ पेपर पर लिख दिया जाता है, और उसके बाद उन पीस ऑफ पेपर को एक बॉल में रखकर सेलेक्ट आप वो मिक्स कर देते हैं, और फिर रैंडमली कोई भी स्लिप उठाते हैं और वो आपका आइटम के तौर पर सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपका हो गया लॉटरी मेथड। सेकेंड वन है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में क्या होता है? इसमें इफ़ द पॉपुलेशन साइज इज़ वेरी लार्ज, हाँ,
और ये जो अबव प्रोसीजर है ये स्लिप मेकिंग का नहीं हो सकता है, क्योंकि अब सपोज़ 10,000 लोगों का सर्वे करना है तो 10,000 स्लिप्स आप 10,000 नंबर अलॉट करोगे और 10,000 स्लिप्स आप बनाओगे और फिर उसमें से सिलेक्ट करोगे, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो उस जगह पर हम टेबल मेथड यूज़ करते हैं नंबर्स का, ताकि रैंडमली उन नंबर्स को हम पिक कर सकें। अब ये क्या होता है, ये देखो, इसमें होता क्या है, yes, therefore in recent year there has been a marked tendency to use tables of random digits for the purpose of drawing such samples. A table of random digits is simply a table of digits. टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या है, एक सिंपली एक टेबल है, रैंडम टेबल है डिजिट्स का, टेबल ऑफ डिजिट है ये, विच हैव बीन जनरेटेड बाय अ रैंडम प्रोसेस, जिसको जनरेट किया गया है रैंडम प्रोसेस से। हाँ, द फॉलोइंग द टिपेट मेथड, टिपेट्स रैंडम सैम्पलिंग नंबर्स, इसमें क्या होता है कि आप ये देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक टेबल दी हुई है, जैसा कि अभी मैंने बोला 10,000 पॉपुलेशन साइज़ है आपका और 10,000 यूनिट्स का आपको सर्वे करना है, तो आप क्या करोगे, हर एक को एक नंबर देते चले जाओगे, एक टेबल बना लोगे, उसमें नंबर आप देते चले जाओगे, और वो नंबर्स रैंडमली लिख दोगे। ठीक है, रैंडमली लिखने के बाद में आप उसको क्या करोगे, आप उसमें से अपने नंबर्स सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, इसको और छोटे लेवल से समझिए, तो अगर हम 2000 स्टूडेंट में से अगर 15 स्टूडेंट का कोई एक सैम्पल लेना चाहते हैं, ठीक है, एक सैम्पल बनाना चाहते हैं, यानी यूनिवर्स साइज़ हमारा क्या हो गया, 2000 हो गया, और हम सैम्पल कितने स्टूडेंट्स का बनाना चाहते हैं, 15 स्टूडेंट्स का, तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे और उसमें 2000 1 से लेके 2000 तक की काउंटिंग लिख देंगे। हाँ, नंबरिंग कर देंगे स्टूडेंट्स की। अब उसके बाद में हम टिपेट नंबर्स या टिपेट टेबल एक बनाएंगे, जिसमें क्या करेंगे, हम कोई भी नंबर को रैंडमली इस तरह से लिख देंगे, मतलब कुछ भी जो हमारे मन में आ रहा है वो नंबर, 1 के बाद सीधे 1000 लिख देते हैं, और उसके बाद में 1001 या 1010, इस तरह से करके आप रैंडमली जो आपके मन में आ रहे हैं वो नंबर आप लिखते चले जाइए। अब इसमें से 15 नंबर्स कोई भी जो आपके मन कर रहे हैं वो आप उठा लीजिए, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज टिपेट मेथड। तो ये हो गया आपका टिपेट नंबर मेथड। इसमें आप हॉरिजॉन्टली, इस टेबल में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों साइड से कहीं से भी आप नंबर्स को पिक कर सकते हो। ठीक है, कि भाई ये फर्स्ट कॉलम आप ले रहे हो या फर्स्ट रो आप ले रहे हो, इस तरह से करके आप 15 आइटम्स अपने सेलेक्ट कर सकते हो, और उसमें जो जो भी नंबर आएंगे वो कोरिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स जो हैं आपके सैम्पल के तौर पर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। ठीक है, इसका नाम से ही क्लियर हो जाता है कि वो टेबल बनानी है जिसमें रैंडमली नंबर्स को फिल किया गया है, कोई सीक्वेंस नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा कोई सीक्वेंस यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स में फर्स्ट वन है, इट इज़ अ मोर साइंटिफिक मैथड ऑफ टेकिंग आउट सैम्पल फ्रॉम अ यूनिवर्स। ज़्यादा साइंटिफिक मैथड है ये। हाँ, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल बायसनेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। भाई आप लॉटरी मेथड से आप अगर स्लिप्स उठा रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी नोइंग कि कौन सा आइटम कहाँ पर किस स्लिप के अंदर में क्या नंबरिंग दी हुई है और किस स्लिप के अंदर में वो मेंशन है, तो आप एकदम अनबायस्ड वे में आप आइटम्स को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेकेंड वन हो गया, सैम्पलिंग एरर्स कैन बी मेजर्ड। मेज़रमेंट किया जा सकता है जो भी गलतियां हैं उनको। किस तरह से, एक सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि सैम्पलिंग की प्रोसेस बहुत सिंपल है ये रैंडम सैम्पलिंग, और इसलिए इसमें अगर कहीं पर भी कोई गलती हुई है तो आप आराम से मेज़र कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और फिर करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन आ गया, इट इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेशन इसमें ज़्यादा अच्छा हो सकता है सभी आइटम्स का, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है
की जो यूनिट्स हैं वो जो सिलेक्ट की गई हैं वो किसी एक ही ग्रुप को बिलोंग करती हुई हों। कोई फेवरिज्म या कोई बायसनेस तो हुई नहीं है। अचानक से किन्हीं भी यूनिट्स को हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है, चाहे वो टिपेट मेथड हो और चाहे लॉटरी मेथड हो। तो इस तरह से हम रैंडम सिलेक्शन में ये कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं हर एक यूनिट किसी ना किसी ग्रुप का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा ही। हर तरह की जितनी भी कैटेगरीज़ इन्वॉल्व होंगी उस यूनिवर्स में, उनको कहीं ना कहीं हर एक जो आइटम है वो कोई ना कोई आइटम तो उस सैम्पल का रिप्रेजेंट कर ही रहा होगा। तो ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बाद में आ जाइए, दिस मेथड इज़ इकोनॉमिकल एज इट सेव्स टाइम। ये जो दोनों मेथड हैं आपके, लॉटरी मेथड या टिपिट मेथड, सबसे छोटे मेथड हैं सैम्पल सेलेक्ट करने के, सेलेक्टिंग द सैम्पल के सबसे छोटे मेथड है, शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है ये। इसमें बहुत आराम से आप सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हो। अदरवाइज़ आगे जो जो आप स्टडी करते जाओगे उसमें फिर आपको थोड़ा टेक्निक्स लगानी होंगी और उनके बेसिस पर कुछ एक पर्टिकुलर बेस रखकर आपको फिर ये जो सैम्पल का सिलेक्शन होता है आइटम्स का वो करना होगा। तो इस तरह से वो फिर आगे धीरे धीरे डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता चला जाता है। ओके, और इसके साथ में सिर्फ सिंपल प्रोसेस ही नहीं है, इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है, मनी भी कम लगता है और लेबर भी कम लगती है। मतलब मेहनत भी कम लगती है, समय भी कम लगेगा और इसलिए पैसा भी कम लगेगा। तीनों जो सोर्सेस हैं वो आपके कम लगेंगे। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिकल मेथड। ये हमारे मेरिट्स हुए किसके, रैंडम सैम्पलिंग के। हाँ, अब हम आगे चलते हैं डिमेरिट्स पर। यस, डिमेरिट्स क्या क्या होंगे इस मेथड के? देखिए, फर्स्ट वन हो गया लिमिटेशंस या डिमेरिट्स आपके एक ही होते हैं। लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर ये काम नहीं करेगा? तो फर्स्ट वन हो गया, दिस मेथड डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स। अभी हमने मेरिट्स में पढ़ा था कि इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। देखो, प्रोबेबिलिटी पर आप रैंडम सैम्पलिंग में आप प्रोबेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी आएगी। प्रोबेबिलिटी 50-50 है भाई, रिप्रेजेंटेशन हो भी सकता है हर एक कैटेगरी का और फिर उसके साथ में रिप्रेजेंटेशन नहीं भी हो सकता है। हाँ, आपने सपोज़ करिए एक रो बनवा ली बच्चों की कि आप ऐसे खड़े हो जाओ, रैंडमली आप खड़े हो जाइए, लाइन बनाकर 5 लाइंस बना लीजिए और हर एक लाइन में आपके 20-20 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो अब आप उन 100 स्टूडेंट में से आपको सपोज़ करिए 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए। मे बी दे आर बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, वो चाहे सेम सेक्शन के भी हो सकते हैं क्योंकि आपने लाइन बनाने के लिए उनको रैंडमली कहा था। तो यहाँ रैंडम मेथड में क्या हुआ, अब आप ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अलग अलग हों, अलग अलग सेक्शंस के हों, अलग अलग कैटेगरीज़ को बिलोंग करते हों, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक ही सेक्शन, एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हों। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि किस प्रपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन होगा अलग अलग आइटम्स का। ठीक है, नेक्स्ट वन जो दूसरा लिमिटेशन है वो है रैंडम सैम्पलिंग does not give weightage to certain important item in the universe। यानी रैंडम सैम्पलिंग जो है वो वेटेज नहीं देता कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स को यूनिवर्स की। ठीक, यानी यूनिवर्स मतलब वो पॉपुलेशन साइज़ जिस पर आप सर्वे करने जा रहे हो, उन पॉपुलेशन साइज़ में से हर एक आइटम में कहीं कुछ ना कुछ एक इम्पॉर्टेंट आइटम्स होंगी जिनका कि स्पेशल सिग्निफिकेंस होगा, जो कि सबसे अलग हो सकती हैं। हाँ, तो ऐसे यूनिट्स को यहाँ पर कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती कि उन्हें स्टडी करना ज़रूरी है या ऐसा कुछ। आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि वो यूनिट्स आपकी टोटली इग्नोर हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी स्टडी जो है वो सही तरीके से कंप्लीट ना हो सके। तो दीज टू वर द लिमिटेशंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। फ्रॉम टुमारो we will study, means in tomorrow's lecture we will study some new method of sampling। अभी रैंडम था, अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग की तरफ हम मूव ऑन करेंगे
और देखेंगे कि उसमें क्या क्या मेथड होते हैं और अगेन उनकी क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं. दैट विल बी in our coming lecture. For today it is complete from my side. Today we have discussed one method of sampling, random sampling. उसके फिर आगे फर्दर ऑन 2 तरीके भी डिस्कस किए, विच वॉज फर्स्ट वन लॉटरी मेथड, दूसरा जो था आपका वो क्या था, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, जहाँ पर आप टेबल बनाकर रैंडमली नंबर्स को फिल कर दे रहे हो बिना किसी सीक्वेंस के. ठीक है. और फिर रैंडम सिलेक्शन के बाद में फिर आप उनको किसी भी रो में, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, किसी भी अरेंजमेंट में उन आइटम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन पर स्टडी कर लेते हैं एज सैम्पल. मेरिट्स पढ़े हमने इस मेथड के, रैंडम सैम्पलिंग मेथड के क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डिमेरिट्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ, और हाँ, स्टडी वेल बिकॉज यू पीपल आर नॉट दैट मच पार्टिसिपेटिंग. ये टाइम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है एंड इफ़ यू विल बी केयरलेस एट दिस टाइम, अभी की जो लापरवाही है, यू हैव टू पे बैक दिस केयरलेसनेस इन योर नेक्स्ट सेशन. जो कमिंग सेशन होगा उसमें आपको इसके लिए, इस लापरवाही के लिए आपको इसका भुगतना पड़ेगा, हर जाना फॉर श्योर. तो इसलिए अभी ज़रूरी नहीं है कि आप लापरवाही करिए, आप ना पढ़ाई करिए. अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट मीटिंग इन स्कूल. बट इसको एक अपॉर्चुनिटी मत बनाइए मस्ती करने के लिए. फोकस ऑन योर स्टडीज़ and concentrate on the lectures, watch the videos completely and share your problem in group in the given time slot. That's all for today. Thank you and have a good day.